हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपना प्यारा सा चैनल तनु क्लासेस में। बच्चों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं रसायन शास्त्र के जो पहला चैप्टर जो चल रहा है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसके चौथे पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि फोर्थ पार्ट को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट को पढ़ लिया है। जिन जिन बच्चों ने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं, जाकर के सबसे पहले चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और उन वीडियोस को सीन कीजिए, ताकि आपको कहीं पर भी चैप्टर में किसी भी तरह की समस्या ना हो। तो आइए, सबसे पहले हम लोगों ने इन चैप्टर में क्या क्या किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ा है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने बात किया था रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था रासायनिक समीकरण के बारे में कि रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशन किसे कहा जाता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात किया था केमिकल इक्वेशन के प्रकार को, यानी कि रासायनिक समीकरण के प्रकार को। सबसे पहला पढ़ा था संतुलित रासायनिक समीकरण, फिर उसके बाद बात किया था असंतुलित रासायनिक समीकरण। फिर हम लोगों ने सीखा था कि किस तरह से एक जो समीकरण है उसको किस तरह से संतुलित किया जाता है, यानी कि बैलेंस किया जाता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात किया था रासायनिक अभिक्रिया के बाद हम लोगों ने उसके गुणधर्मों को थोड़ा सा देखा था। रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्मों को देखा था कि उसके रंग, भौतिक अवस्था यानी कि फिजिकल स्टेट, और रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा सा जाना था। फिर उसके बाद हम लोगों ने अच्छी तरह से डीपली के साथ पढ़ा था इन तत्वों के नाम और लैटिन नाम के साथ। मैंने कहा भी था कि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, कि लैटिन नाम से पूछा जाता है। इसके बाद फिर हम लोगों ने कुछ इक्वेशन, कुछ अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल को लिए थे। फिर उसके बाद एक मेन टॉपिक की स्टार्टिंग की थी हम लोगों ने, बहुत ही हॉट टॉपिक्स, अगर माने तो सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो बच्चों इस चैप्टर से यही सारे क्वेश्चन आते हैं, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में, और मुख्यतः 9 प्रकार के बारे में हम लोगों ने डिटेल से चर्चा किया था, अच्छी तरह से डीपली के साथ। सबसे पहला चर्चा किया था संयोजन यानी कि रसायन संश्लेषण अभिक्रिया के बारे में। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात किया था वियोजन यानी अपघटन अभिक्रिया के बारे में। फिर वैद्युत अपघटन की यानी इलेक्ट्रोलाइट केमिकल रिएक्शन के बारे में। फिर विस्थापन यानी एकल विस्थापन अभिक्रिया। फिर द्वि विस्थापन अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। फिर इसके बाद 8वां जो था आपका अवक्षेपण अभिक्रिया, और लास्ट में जो था इम्पोर्टेंट वो था ऑक्सीकरण एवं अपकरण रासायनिक अभिक्रिया। तो ये सारे 9 प्रकार को हम लोगों ने अच्छी तरह से जान लिया था पिछले वीडियोज़ में बच्चों। तो अब हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं आगे बिना किसी समय गंवाए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सीकरण और अपकरण को पढ़ लिए थे। ऑक्सीकरण का हमारे जो दैनिक जीवन है बच्चों, उसका हम लोगों का क्या महत्व है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण और अपकरण का हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में क्या क्या महत्व है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन जो अभिक्रिया होती है उसमें क्या हम लोगों ने पढ़ा था। तो ऑक्सीकरण में हम लोगों ने जाना था बच्चों कि ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का जो है क्या होता है, जुड़ना होता है, यानी कि ऑक्सीजन का संयोग होता है, या फिर हाइड्रोजन क्या होता है वहाँ से डिस्प्लेस हो जाता है, भाग जाता है, और हाइड्रोजन का घटना या ऑक्सीजन का बढ़ना, इसको बोले थे हम लोग ने ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया। फिर इसके बाद हम लोगों ने जाना था रिडक्शन रिएक्शन यानी कि अवकरण अभिक्रिया। इसमें जाना था ऑक्सीजन क्या होगा, भागेगा, ऑक्सीजन क्या होगा, भागेगा, और इसमें हाइड्रोजन क्या होगा, जुड़ेगा, है ना। हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन, ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन कहलाएगा, जबकि ऑक्सीजन का जुटना क्या होगा, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और हाइड्रोजन भागेगा भी तो ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से चर्चा किया था। अब हम लोग बात करते हैं हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया होती है इसका क्या हमारे दैनिक जीवन में महत्व है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग का भोजन का जो पचना होता है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया के द्वारा ही होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं बच्चों। जब भी आप क्वेश्चन बैंक को उठा करके देंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है कि भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है। संयोजन पूछ लेगा, अपघटन कह देगा, अवकरण कह देगा, और कभी कह देगा ऑक्सीकरण, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। ठीक है, जब हम लोग इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को भी देखेंगे तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देखिए, जो जंग लगता है किसी भी धातु या किसी भी लोहे वाली चीज़ पर, जब जंग लगती है तो वहाँ पर कौन सी क्रिया होती है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। भोजन का विषाक्तन यानी कि किसी भी बर्तन में हम लोग भोजन रखते हैं और उसको फिर खाली छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, रात में अगर खाली छोड़े तो सवेरे उठ करके देखते हैं वो भोजन क्या होता है, महक जाता है, यानी खट्टा हो जाता है, खाने लायक नहीं होता। अगर उसको खाया जाता है तो फिर क्या हो जाती है, हमारी सेहत जो है क्या होती है, खराब हो जाती है, तबीयत बिगड़ जाती है। तो ये भोजन का विषाक्तन भी किसके तरह से होता है बच्चों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के द्वारा। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, आज का दलहन नहीं है बच्चों, यहाँ पर दहन है। दहन का जलना, यानी कोई भी पदार्थ जलता है तो उसमें भी क्या होती है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। मैंने आप लोगों को बताया था कि दहन यानी जलना, किसी भी पदार्थ का जलना यानी कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करना, और जैसे भी कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो वहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होगी बच्चों,
ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। ऑक्सीकरण होगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण होगा, ठीक है प्यारे। ये सारे चीज़ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग शुरू करते हैं इन सबको डीपली के साथ पढ़ने का। सबसे पहला है भोजन का पाचन। अब देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ, भोजन का पाचन किस तरह से ऑक्सीकरण अभिक्रिया में आता है। देखिए, भोजन हम लोग कुछ भी खाते हैं ना बच्चों, वो आपका ग्लूकोज के रूप में जाता है, C6H12O6। ये आप लोगों को अच्छी तरह से याद रखना है। ये आपका सूत्र पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के रूप में। ग्लूकोज का सूत्र है, इनमें से नंबर 1 दे देगा CaCO3, दे देगा C6H12O6, इस तरह से दे देगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है C6H12O6, ये किसका सूत्र होता है? ग्लूकोज का। जब ये हम लोग खाते हैं तो ये जाता है हमारे किस में? आमाशय में जाता है। और आमाशय में पहले से क्या मौजूद रहता है? हम लोग सांस लेते हैं, सांस के जरिए क्या जाता है बच्चों हमारे अंदर? ऑक्सीजन जाता है, और ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो ये ऑक्सीकरण होगा कि नहीं होगा? ऑक्सीकरण होगा बच्चों। तो ये ग्लूकोज जो है आपका ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा और टूट जाएगा। ग्लूकोज किस में टूटेगा? सबसे पहले टूटेगा कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी CO2 के रूप में। फिर उसके बाद टूटेगा ये H2O यानी कि जल के रूप में। फिर यहाँ पर बनाएगा ऊर्जा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर कितना चीज़ बन गया बच्चों? 3 चीज़ बन गया। तो सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये हमारे नाक के द्वारा बाहर जो छोड़ देंगे, इसको हम लोग सांस छोड़ते हैं बच्चों, तो किसको छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। और ये जल का जो हिस्सा है ये हमारे शरीर में रहेगा, और ये फिर बाद में फिर क्या हो जाएगा? पेशाब के रास्ते, पेशाब के द्वारा बाहर निकल जाएगा। फिर उसके बाद जो लास्ट है एनर्जी, ये हमारे काम के लायक सारा चीज़ है, चलने के लायक बनाएगा, काम करने के लायक बनाएगा। ये कौन है बच्चों? हमारे शरीर को भी बढ़ाएगा, वृद्धि कराएगा, वो ऊर्जा कराएगा। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हो रही है? कौन सी क्रिया हो रही है बच्चों? यहाँ पर हो रही है आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना है आपको। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं भोजन के पचने के बारे में। आमाशय में भोजन का क्या होती है? उपापचय। उपापचय समझते हो ना बच्चों? यानी उपापचय का मानिंग होता है ऑक्सीजन से जुड़ना, ठीक है। उपापचय, ऑक्सीकरण को ही उपापचय बोला जाता है। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम उपापचय, याद रहेगा आपको। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम उपापचय है, जबकि अवकरण का दूसरा नाम अपचयन है, ठीक है। तो आमाशय में भोजन का उपापचय क्रिया के लिए ऑक्सीजन का मौजूद होना अति आवश्यक है। जब तक ऑक्सीजन वहाँ पर मौजूद नहीं होगा हमारे आमाशय में, तब तक वहाँ पर उपापचय यानी कि ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होगी। क्योंकि वहाँ पर कौन मौजूद रहता है? एक जटिल कार्बनिक यौगिक रहता है। और कौन सा कार्बनिक यौगिक? C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज मौजूद रहता है। और वो ग्लूकोज जो मौजूद रहता है वो क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, और वो ऑक्सीजन उसे क्या करता है? छोटे छोटे भागों में बांट देता है। किस किस भाग में बांटा था अभी देखिए हम लोग? कार्बन डाइऑक्साइड में बांटता है, और जल में बांटता है, और ऊर्जा में बांट देता है, ठीक है। अणु में विखंडित कर देता है। इसी को हम लोग बोलेंगे भोजन का पाचन, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो है आप अपना रिएक्शन को जरूर दर्शा करके आना। अगर बोर्ड में पूछ ले कि भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है, और एक एग्जाम्पल के द्वारा दर्शाए, रिएक्शन को दर्शाए, तो हम लोग इसको लिख देंगे इस सारे चीज़ को, और उसके बाद यहाँ पर रिएक्शन को दिखा देंगे C6H12O6 दिखा देंगे, और इसको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा देंगे, और यहाँ पर बना देंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा, ठीक है। ये सारे चीज़ को हम लोग दर्शा करके आ जाएंगे। तो ये आपको एक भी मार्क्स यहाँ पर नहीं कटने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इससे पहले हम आपको एक बात बता दें कि इस चैनल पर आपका जो मैट्रिक के जो सारे सब्जेक्ट है बच्चों, सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। इसमें साइंस हो या मैथ हो या फिर सोशल साइंस का कोई भी सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश, सारा चीज़ का यहाँ पर अध्ययन कराया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और बाकी इस कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त यारों को अपना शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी क्या हो जाए? प्रॉफिट हो जाए। और लाइक कीजिए, ताकि हम आप लोगों के लिए क्या करें? ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा मटेरियल जो है प्रोवाइड करा सके आपको। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जंग लगना, दूसरा जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, इसका एग्जाम्पल है जंग लगना हमारे दैनिक जीवन में। मान लीजिए एक धातु को यहाँ पर रख दिए, या ये मान लीजिए लोहे के छड़ को यहाँ पर रख दिए, तो ये लोहे के छड़ ने क्या किया? वातावरण से क्या किया? ऑक्सीजन को ग्रहण किया, और ज़मीन के ऊपर में ये गिरा हुआ इस तरह से। तो यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों? इसको जलवाष्प भी मिलेगा, यानी कि पानी भी मिलेगा, H2O। तो ये लोहा जो है इस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, और इस जल के साथ अभिक्रिया करेगा, और बना देगा, यहाँ पर बना देगा Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड बना देगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसकी सतह पर पीला रंग पड़ जाएगा, और जिसके कारण ये क्या हो जाएगा? कमज़ोर हो जाएगा, यानी कि इसमें जंग लग जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? देखिए हम लोग पढ़ के देखते हैं। किसी धातु को या लोहे को किसकी उपस्थिति में? जलवाष्प की उपस्थिति में खुले वातावरण में छोड़ देने पर वह धातु क्या करता है? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करके क्या बनाता है? संयुक्त कर जंग का निर्माण करता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है
देखिए यहाँ पर इसका रिएक्शन दिया हुआ है, किस तरह से ये जंग का निर्माण कर रहा है। ये आयरन है, लोहा है, एफी क्या होता है बच्चों, आयरन यानी कि फेरम इसको बोला जाता है, ठीक है, लैटिन नाम में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ किसकी उपस्थिति में बच्चों, जलवाष्प की उपस्थिति में, यानी कि जल की उपस्थिति में, है ना, ये पर जल की उपस्थिति में। और यहाँ पर क्या बना रहा है ये Fe2O3, जो क्या है, जंग का एक रूप है, जिससे ये धातु क्या हो जाएगा, ये जो लोहा है ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, क्षय होने लगेगा, यानी कमजोर हो जाएगा, पीला रंग पड़ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं तीसरा जो इसका दैनिक जीवन में हम लोग का ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उपयोग है, वो है आपका भोजन का विषाक्तन, यानी कि पॉइजनिंग ऑफ फूड, है ना, फूड पॉइजनिंग। कैसे है बच्चों की, जैसे हम लोग क्या करते हैं, खुले बर्तन में एक क्या कर दिया, भोजन को रख दिए रात में, है ना, कुछ भी रख दिए, और उसके बाद फिर सवेरे उठ के जब इसको टेस्ट करते हैं तो ये क्या करने लगता है बच्चों, महकने लगता है, और फिर क्या है, ये विषैला हो जाता है। जैसे बच्चों आप मिठाई खाते होंगे, है ना, मिठाई के दुकान में जाकर के, स्वीट शॉप में जाते हैं और जाकर के क्या करते हैं, मिठाई खाते हैं, तो वो मिठाई वाला देखेगा वो कहाँ से मिठाई को निकालता है, हमेशा फ्रिज में से निकालता है। किससे निकालता है बच्चों, फ्रिज में से। क्यों, क्योंकि अगर वो मिठाई को बाहर रखता है तो वो क्या करता है बच्चों, वो सारे चीज़ भोजन जो है क्या करता है, खुले वायु से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है, और ऑक्सीजन के साथ क्या करती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कर लेता है, और ऑक्सीकरण अभिक्रिया करके क्या करता है बच्चों, वो गंध स्मेल देने लगता है और खट्टा हो जाता है, जिस कारण वो क्या होता है, हमारे शरीर के लिए क्या हो जाता है बच्चों, वो क्या हो जाता है, अनावश्यक हो जाएगा, और वो हमारे शरीर को क्या करेगा, हानि पहुंचाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से भोजन का विषाक्तन होता है। तो हम लोग देख लेते हैं, खुले बर्तन में भोजन को रखने से वो भोजन क्या होती है, ऑक्सीजन जो O2 होती है उसके साथ क्या कर लेती है बच्चों, संयोग कर लेती है, और ऑक्सीजन का संयोग क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का संयोग ऑक्सीकरण कहलाता है। विष युक्त भोजन का निर्माण कर लेता है, जिससे भोजन क्या हो जाती है, दुर्गंधित हो जाती है, जिससे जो भोजन है वो क्या होता है, खराब स्मेल देने लगता है। यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरह से याद हो गया मालूम। अब हम लोग आगे जो चौथा है इसका ऑक्सीकरण का हमारे दैनिक जीवन में, वो है आपका दहन का जलना। यहाँ पर दहन होगा बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा एडिटिंग में मिस्टेक हो गया होगा, यहाँ पर हो जाएगा दहन का जलना, यानी कि इन कंबशन प्रोसेस। तो कोई भी पदार्थ जलेगा बच्चों, मैंने आपको पिछले पार्ट में, पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी चीज़ अगर जलेगा तो वो किसके साथ अभिक्रिया करेगा बच्चों, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा। हाइड्रोजन को जलाओ मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराओ, एल्यूमिनियम को जलाओ मतलब कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराओ, मैग्नीशियम को जलाओ यानी कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराओ, सोडियम को जलाओ यानी कि सोडियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराओ। ये सारी चीज़ आपको मैंने पहले बता दिया था। तो दहन जो होगा वो किसकी उपस्थिति में होगा बच्चों, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और जैसे ही कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है वो ऑक्सीकरण कहलाता है ना। यही चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ देखिए बच्चों, कोई भी पदार्थ, किसी भी पदार्थ को जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन का होना अति आवश्यक है। बिना ऑक्सीजन के कोई चीज़ भी जल नहीं सकती, क्योंकि दहन प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन क्या है, पोषक तत्व है। पोषक तत्व समझते हैं ना बच्चों, पोषक तत्व यानी कि उस क्रिया को होने में क्या करती है, वो मदद करती है, उसको बोलते हैं पोषक तत्व। यहाँ पर जैसे कोई भी पदार्थ, मान लो बच्चों ये लकड़ी जल रही है, अगर यहाँ पर ऑक्सीजन इसके चारों तरफ उपस्थित नहीं होगा तो ये लकड़ी जलेगी क्या, नहीं जलेगी, नहीं, ये बुझ जाएगी। जैसे आप लोग क्या करते हैं, एक मोमबत्ती को जला दीजिए बच्चों, एक मोमबत्ती को जला दीजिए और इस मोमबत्ती को क्या कर दीजिए, एक गिलास से ढक दीजिए, तो ये मोमबत्ती कुछ देर बाद क्या हो जाएगी, अपने मन से बुझ जाएगी। क्यों बुझ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो ढक दिए गिलास से ना, गिलास के अंदर जितना ऑक्सीजन था वो उस समय तक जला, लेकिन ये ऑक्सीजन खत्म हो गया, यहाँ पर गिलास के अंदर ऑक्सीजन समाप्ति हो गई, तो जिस कारण ये मोमबत्ती क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। यानी कि किसी भी चीज़ के जलने के लिए क्या जरूरी है, ऑक्सीजन का होना जरूरी है, और ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा तो क्या कहलाएगा, वो आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, सारा चीज़ समझ में आया। अगर ऑक्सीजन ना हो तो दहन की जो प्रक्रिया है वो क्या होगी, बिल्कुल नहीं होगी, और वह पदार्थ बिल्कुल भी नहीं जलेगा। ठीक है, यहाँ तक सारा चीज़ आप लोगों को समझ में आया, किस तरह से हम लोग का भोजन का वो जो विषाक्तन होता है, किस तरह से दहन की प्रक्रिया होती है, किस तरह से हम लोगों का क्या होता है, किस तरह से हम लोगों का भोजन पचता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग ने जान लिया। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं दहन प्रक्रिया के बारे में, कि कंबशन के बारे में अच्छी तरह से यहाँ पर अध्ययन कर लेते हैं डीपली के साथ। तो दहन प्रक्रिया क्या है बच्चों, वह प्रक्रिया जिसमें क्या होती है, जिसमें कोई पदार्थ जल करके क्या करता है बच्चों, दो चीज़ देती है, एक देती है हीट और एक देती है उष्मा, हीट और एक देती है प्रकाश। हीट मीन्स ही उष्मा होता है बच्चों। एक क्या देगा, सबसे पहले हमको गर्म करेगा वो चीज़, और क्या होता है वो प्रकाश देगा, यानी कि लाइट देगा, यानी कि जैसे अंधेरे में कोई चीज़ को जलाएंगे ना बच्चों, या जलाएंगे तो ये क्या करेगा, उजाला करेगा, प्रकाश देगा, और उसके साथ साथ ये हीट भी देगा, यानी कि गर्म भी करेगा, है ना। तो वह प्रक्रिया जो पदार्थ जिसमें क्या होता है, कोई पदार्थ जल करके क्या करती है, उष्मा देती है, और क्या करती है, प्रकाश उत्सर्जित करती है, इसी को हम लोग बोलते हैं दहन। याद रहेगा बच्चों, दहन कहेंगे इसी को। और दहन की प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। यही चीज़ आपको याद रखनी है बस।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मीथेन जल रहा है। मीथेन देखिए बच्चों, CH4 को मीथेन बोला जाता है, CH4 को मीथेन बोला जाता है। तो मीथेन जल रहा है, किसकी उपस्थिति में जलेगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में। कोई भी मीथेन जल करके यहाँ पर क्या करेगा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जल बनाएगा और ऊष्मा और प्रकाश। देखिए दो चीज़ दे रहा है, ऊष्मा और प्रकाश। तो ऊष्मा और प्रकाश दिया तो ये हो जाएगा आपका दहन। कोई भी पदार्थ जल करके ऊष्मा और प्रकाश अगर उत्पन्न करती है तो वो आपका दहन की क्रिया में आएगा, दहन कहलाएगा। देखिए यहाँ पर कोयला जल रहा है बच्चों, कार्बन यानी कि कोयला जल रहा है, किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश। तो इसी को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, दहन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ का निर्माण हो रहा है। क्या क्या? एक हो रहा है ऊष्मा का और एक हो रहा है प्रकाश का। अगर कोई पदार्थ जल करके ऊष्मा और प्रकाश दोनों चीज़ दे रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, वहाँ पर दहन की प्रक्रिया हुई। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं दहन के प्रकार के बारे में। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दहन कितने प्रकार के होते हैं। तो दहन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दहन 4 टाइप्स के होते हैं, यानी कि 4 प्रकार के होते हैं। एक है द्रुत दहन, दूसरा है स्वतः दहन, एक है मंद दहन, क्या है बच्चों, मंद दहन, और लास्ट वाला जो है विस्फोटक दहन। ठीक है, तो हम लोग आइए एक एक करके अच्छी तरह से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला है आपका बच्चों द्रुत दहन। द्रुत समझते हैं ना बच्चों, द्रुत बोलते हैं बहुत फास्ट। क्या बोलते हैं? बहुत फास्ट, यानी जिसको बोलते हैं रैपिड, इंग्लिश में बोलते हैं रैपिड, यानी कि बहुत तेज़ी से होने वाला। वह है दहन जो काफ़ी तेज़ी से होता है। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए ये कोई चीज़ है, इसमें हम आग लगाए तुरंत जल के राख हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों द्रुत दहन, यानी कि रैपिड कंबशन। ठीक है, तो क्या है, वह दहन जो काफ़ी तीव्र गति से संपन्न हो उसे हम लोग कहते हैं द्रुत दहन। जैसे कि मैग्नीशियम की फीता का जलना, मैग्नीशियम का जो फीता होता है उसका जलना क्या कहलाता है, एक द्रुत दहन है। जैसे यहाँ पर आग लगाएंगे बच्चों, ये मैग्नीशियम तुरंत जल उठेगा, पूरा का पूरा एक साथ ही जल जाएगा। जैसे आप लोग जादूगर को देखते होंगे बच्चों कि वो आँख के सामने कुछ जलाता है और तुरंत कबूतर निकाल देता है, तुरंत कोई दूसरा चीज़ निकाल देता है। तो वहाँ पर क्या होती है बच्चों, वहाँ पर वो मैग्नीशियम के फीता का इस्तेमाल करता है बच्चों। आपके आँखें सामने जलाएगा और वो अपना पॉकेट से दूसरी तरह से क्या करेगा, वहाँ पर पक्षी चिड़िया कोई चीज़ दूसरा चीज़ निकाल देगा, तब तक आपके आँखों के सामने वो जादू करता है बच्चों। लेकिन वो कुछ नहीं है, यही सब का खेल है, रसायन केमिस्ट्री का कुछ खेल करता है बच्चों वो। तो देखिए अब हम लोग बात करते हैं दूसरा, इसका एग्जाम्पल है फॉस्फोरस का जलना। फॉस्फोरस देखते हैं ना बच्चों, माचिस की जो तीली होती है, माचिस की तीली, यहाँ वाला जो लास्ट पार्ट में रहता है ना बच्चों, वो फॉस्फोरस होता है। अगर लाल कलर का रहेगा तो वो रेड फॉस्फोरस हुआ, अगर सफ़ेद कलर का रहेगा तो व्हाइट फॉस्फोरस। तो व्हाइट फॉस्फोरस जो होती है बच्चों, रेड की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से और भी जलती है, मतलब। और रेड वाला जो होता है ये थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी जलती है तुरंत। जैसी माचिस में क्या होती है बच्चों, चिंगारी उत्पन्न करते हैं, तुरंत ये जल जाती है अपने से, है ना। तो फॉस्फोरस भी क्या होती है, बहुत तेज़ी से जलती है। ये आपको दोनों चीज़ याद रहेगा बच्चों, क्या क्या है, एक मैग्नीशियम का फीता और दूसरा क्या है, फॉस्फोरस का क्या, जलना। ठीक है, याद रहेगा ये सारा चीज़। अब है स्वतः दहन। स्वतः दहन किसको बोलेंगे बच्चों, स्वतः मतलब खुद से जल जाना। स्वतः में से होता है बच्चों खुद से। ठीक है, तो सेल्फ कंबशन, यहाँ पर इंग्लिश से भी पता चल रहा है, वर्ड से ही पता चल रहा है। सेल्फ कंबशन मतलब कि ये खुद से ही जल जाएगा। वह दहन जिसमें कोई पदार्थ क्या होगा, खुद से स्वतः ही जल जाएगा। मतलब कि माचिस के तीले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर जलाने के लिए किसी भी प्रकार की आग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही वो ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आएगा तुरंत ही जल जाएगा। ठीक है, तो वह दहन जिसमें कोई पदार्थ क्या होता है, स्वतः जलता है, उसे क्या कहते हैं, स्वतः दहन कहते हैं। जैसे सोडियम का जलना। ठीक है बच्चों, सोडियम जो है वो क्या कहता है, जैसे ही वातावरण में ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तुरंत जल जाता है बच्चों। सोडियम बहुत ही खतरनाक होता है, ये तुरंत जल जाता है बच्चों। तो सोडियम को इसलिए वायुमंडल में खुला नहीं छोड़ा जाता है। सोडियम को हमेशा किस में डुबाया जाता है बच्चों, केरोसिन तेल में डुबाया जाता है। केरोसिन तेल में डुबाया जाता है, क्यों? क्योंकि केरोसिन तेल में डुबाने से यहाँ पर ऑक्सीजन का संपर्क जो है नहीं हो पाता है, कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है। और जब कॉन्टैक्ट नहीं हो पाएगा तो वहाँ पर सोडियम क्या होता है, सोडियम नहीं जल पाता है। अब कोई बंदा बोलेगा कि सोडियम को केरोसिन में ही क्यों डुबाया जाता है, जल में डुबा देते हैं। तो बच्चों देखो, जल में इसलिए नहीं डुबाया जाता है क्योंकि जल में क्या होता है, H2O, और O मतलब क्या, ऑक्सीजन। और जल में भी ऑक्सीजन मिल जाएगा ना कि सोडियम को बच्चों, जब सोडियम को जल में भी ऑक्सीजन मिल जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोडियम फिर से जल जाएगा। इसलिए सोडियम को जल में नहीं डुबाया जाता है, बल्कि इसको किस में डुबाया जाता है, केरोसिन में। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों कि सोडियम को केरोसिन में क्यों डुबाया जाता है। इसका आपको आंसर अच्छी तरह से याद रखना है, बाकी सब्जेक्टिव जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपका आ ही जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको, बस यही ध्यान रखना है कि सोडियम को जल में या केरोसिन में इसलिए डुबाया जाता है ताकि क्या हो, ऑक्सीजन से उसका संपर्क टूट जाए। अगर कोई पूछ ले कि सोडियम को जल में क्यों नहीं डुबाया जाता है तो आप कहेंगे कि क्योंकि अगर जल में डुबाएंगे तो वहाँ पर जल में कौन सा मॉलिक्यूल मौजूद रहता है, कौन सा, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के साथ
साथ क्रिया करके क्या कर लेगा, वो तुरंत जल जाएगा, स्वतः दहन हो जाएगा। तो इसलिए उसको जल में नहीं डूबा जाता। याद रहेगा आपको अच्छी तरह से। तो आइए अब थर्ड जो प्रकार है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर है थर्ड नंबर में मंद दहन। मंद मीन्स होता है बच्चों धीरे धीरे, स्लो स्लो, ठीक है बच्चों, धीरे धीरे मतलब जलना, उसको बोलते हैं मंद दहन। जैसे हम लोग घर में कोई चीज़ जलाते हैं वो क्या बोलते हैं बच्चों, थोड़ी सी लेट से जलती है, उतना फास्ट नहीं जलता है ना, सोडियम की तरह या फिर मैग्नीशियम की तरह, है ना। तो वो मंद दहन की क्रिया में आएगा। दहन की वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ क्या होता है, दहन लंबे समय तक होता है, एक मतलब टाइम लगती है अच्छे जलने में उसको, तो उसको बोलते हैं हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, मंद दहन। जैसे लोहे में जंग लगना, देखो लोहे में जो जंग लगती है बच्चों, आयरन जो है वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ जलता है ना बच्चों, तो इसको टाइम लगता है ना, 1-2 महीना 2-3 महीना इस तरह का टाइम लगता है कम से कम जंग लगने में, है ना। जैसे ही उसको ला करके रखते हैं, क्या तुरंत जंग लग जाता है क्या, अभी सवेरे लाया और शाम में जंग लग गया, ऐसा नहीं होता है कभी बच्चों। उसको ला करके एक टाइम पीरियड लगता है, 10 से 15 दिन, 1 महीना कम से कम टाइम लगता है, तब जंग लगता है बच्चों। उसी तरह से भोजन का पचना, लेकिन भोजन का पचना क्या होता है बच्चों, हम लोग खाते हैं, खाने के बाद तुरंत क्या पच जाता है, नहीं, इसको भी 5 से 6 घंटे का कम से कम टाइम लगता है। अगर फास्ट होता है तो क्या होता है, हम लोगों का शरीर के अंदर बस मशीन की तरह आवाज़ आने लगता है कि फास्ट कुछ हो रहा है, कि रिएक्शन हो रहा है, इस तरह से हम लोग को पता चलता है कुछ कि भोजन अभी पच रहा है कि नहीं पच रहा है। तो ये भी कैसा है, भोजन का पचना एक मंद दहन की क्रिया है। ये भी थोड़ा सा बहुत धीरे धीरे होता है बच्चों, ठीक है, ये याद रहेगा आपको सारा चीज़। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग विस्फोटक दहन। विस्फोटक दहन में क्या होगा बच्चों, एक आवाज़ करेगा, भयंकर आवाज़ करेगा इस दहन में, क्या करेगा, भयंकर आवाज़ उत्पन्न करेगा इस दहन में। वह दहन जिसमें कोई पदार्थ उच्च ध्वनि यानी कि हाईली साउंड के साथ जलेगा, है ना, हाईली साउंड के साथ जलेगा, उसको हम लोग बोलेंगे विस्फोटक दहन। जैसे बोलते हैं बच्चों एटम बम का गिराना, एटम बम का गिराना किसी भी जगह पर, है ना, तो उसको एटम बम का फटना यानी परमाणु बम का फटना, क्या होगा बच्चों, ये विस्फोटक दहन होगा कि नहीं, वो तो फटता है तो जलता ही है, उसके साथ साथ क्या होती है, एक भयंकर ध्वनि करती है, भयंकर ध्वनि होती है बच्चों, बहुत ही उच्च ध्वनि वहाँ पर उत्पन्न होती है। जैसे अमेरिका ने गिराया था बच्चों, अमेरिका ने कहाँ पर गिराया था, हिरोशिमा और नागासाकी में गिराया था, जापान के, है ना, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में द्वितीय विश्व युद्ध में। तो यहाँ पर एटम बम जैसे गिराया था बच्चों, बहुत ही भयानक आवाज़ होती है और उसका दहन भी बहुत खतरनाक होता है बच्चों, ये बहुत ही जानलेवा और ख़तरनाक होता है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, दिया हुआ है परमाणु बम का फटना, एटम बम का फटना, ये क्या है, विस्फोटक दहन में आता है। ठीक है बच्चों, ये याद रहेगा सारा चीज़ आपको अच्छी तरह से। हमारे लालों को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, सब कोई कमेंट में जरूर लिखना किस तरह से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो दहन के पोषक तथा अपोषक पदार्थ की बात करते हैं हम लोग। दहन के पोषक, पोषक समझ में आ गया बच्चों की दो दहन की प्रक्रिया में क्या होती है, मदद करती है, उसको बोलते हैं दहन का पोषक पदार्थ। और जो मदद नहीं करती है यानी कि जो दहन की क्रिया को रोकता हो, जो दहन की क्रिया को होने से रोकता हो, उसमें अवरोध पैदा करता हो, उसको बोलते हैं अपोषक पदार्थ। तो पोषक पदार्थ में क्या क्या आ जाएगा बच्चों, पोषक पदार्थ में आपका ऑक्सीजन आ जाएगा। क्या ऑक्सीजन क्या करता है, जलाने में मदद करता है कि नहीं करता है ना। जैसे माचिस की तीली, ये क्या होता है, मदद करता है। तो ये सारा चीज़ आ जाएगा पोषक पदार्थ में। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग अपोषक पदार्थ के बारे में। वह पदार्थ जो दहन की क्रिया को क्या करती है, बाधित करती है, यानी कि दहन की क्रिया को होने से रोकती है, उसे दहन का अपोषक पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, अपोषक पदार्थ कहा जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कैसी होती है बच्चों, ये गर्म होती है और ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन, ये क्या करती है बच्चों, जो दहन की क्रिया होती है उसको रोकती है, यानी कि जलने की क्रिया को बंद कर देती है। जैसे मिट्टी, कहीं पर भी आग जल रही है कुछ, वहाँ पर मिट्टी डालेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा, बालू डालने से बुझ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अपोषक पदार्थ क्या हो जाएगा बच्चों, ये सारे चीज़ अपोषक पदार्थ हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं पोषक पदार्थ के बारे में कि पोषक पदार्थ फिर कौन होगा। तो दहन में जो पोषक पदार्थ होगा बच्चों, वो हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा और वायु हो जाएगा। वह पदार्थ जो दहन की क्रिया को क्या होती है बच्चों, संपन्न करने के लिए क्या करती है, मदद करती है। ये याद रखना है अपनी भाषा में बच्चों, आपको याद रखना ज़्यादा से ज़्यादा, तब आपको बोर्ड में अच्छा से मार्क्स मिलने वाला। अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में आप क्या करेंगे, व्याख्या करके आएंगे और साथ में आप उदाहरण देना नहीं छोड़ना कहीं पर भी। अगर उदाहरण से चूके तो आपका वहीं पर आधा मार्क्स कट जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आप सारा चीज़ में उदाहरण जरूर लिख करके आना कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में। तो क्या बोलते हैं बच्चों, वह पदार्थ जो दहन की क्रिया को संपन्न के लिए क्या करता है, मदद करता है, उसे दहन का पोषक पदार्थ कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन, जैसे वायु, है ना, ये सारे चीज़ आ जाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं दहन के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या है, यानी कि किन किन शर्तों पर दहन
की प्रक्रिया होगी। तो इसके लिए मेनली 3 शर्तें हैं बच्चों, 3 शर्तें। एक है कि दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, यानी कि मान लीजिए हमको किसी चीज़ को जलाना है तो वहाँ पर उस चीज़ को होना जरूरी है कि नहीं बच्चों। तो वहाँ पर दहनशील पदार्थ, यानी मान लीजिए ये इसको ले रहे हैं हम, लकड़ी को, वुड को ले रहे हैं, लकड़ी को, तो ये लकड़ी का होना जरूरी है। अब ये खाली लकड़ी अकेले से जल जाएगा क्या? नहीं ना, यहाँ पर जलाने के लिए इसको क्या चाहिए बच्चों? ऑक्सीजन की ज़रूरत है, यानी कि O2 जरूरी है। ठीक है। अब फिर ज्वलन ताप की प्राप्ति, ऑक्सीजन भी मौजूद है, लकड़ी भी मौजूद है, जब तक यहाँ पर माचिस की तीली नहीं लाएंगे जलेगा क्या बच्चों? नहीं जलेगा ना। तो यहाँ पर ज्वलन ताप की भी जरूरी है। ज्वलन ताप समझते हो ना? वह निम्न ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसको बोलते हैं ज्वलन ताप, है ना। जैसे जैसे माचिस की तीली लाते हैं बच्चों, ये जलना शुरू कर देता है, तो माचिस की तीली में क्या होती है? एक ताप होती है बच्चों, तब ना ये लकड़ी को जलाना शुरू करता है। तो वह निम्न ताप जिस पर कोई पदार्थ क्या करता है? जलना शुरू करता है, जलना प्रारंभ करता है, उसको बोलते हैं ज्वलन ताप। तो हम लोग को अच्छी तरह से याद रखना है कि जो आवश्यक शर्तें हैं, 3 आवश्यक शर्तें हैं, इसको अच्छी तरह से याद रखेंगे। सबसे पहला दहनशील पदार्थ का होना जरूरी है, ऑक्सीजन का होना जरूरी है, यानी पोषक पदार्थ का होना जरूरी है, और तीसरा नंबर में ज्वलन ताप की प्राप्ति यानी ज्वलन ताप का होना जरूरी है। ठीक है। अब हम लोग में इसके पॉइंट्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। दहन की क्रिया यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन की क्रिया हो रही है तो वहाँ पर जो दहन की क्रिया होगी बच्चों, पूर्ण दहन होगी। वहाँ पर कैसी दहन होगी? पूर्ण दहन होगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन क्या करती है बच्चों? जलने में मदद करती है ना, तो इसलिए वहाँ पर पूर्ण दहन होगी। और यहाँ पर जो जलेगा किस प्रकार, किस रंग के साथ जलेगा बच्चों? नीले रंग के साथ जलेगा। किस तरह से? नीले ज्वाला के साथ जलेगा, नीले ज्वाला के साथ जलेगा। और धुआं कैसी होगी? कम होगी, बहुत कम उत्पन्न होगी, धुआं बहुत कम उत्पन्न होगी। ठीक है, ये याद रहेगा आपको। दूसरा पॉइंट है आपका यहाँ पर कि यदि दहन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रही है, किसकी उपस्थिति? अनुपस्थिति में ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ पर जो दहन होगा बच्चों कैसा होगा? अपूर्ण होगा। कैसा होगा? अपूर्ण होगा। और यहाँ पर पीला तरह से जलेगा। किस तरह से बच्चों? पीला रंग के साथ जलेगा। वहाँ पर नीला के साथ जल रहा था तो यहाँ पर पीला रंग के साथ जलेगा, और अपूर्ण दहन होगा, और धुआं भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो देख लेते हैं हम लोग इसके पॉइंट को सारा। क्या है कि यदि दहन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो, तो अपर्याप्त उपस्थिति में हो, तो उसको क्या होता है? पीला ज्वाला के साथ जलेगा, और दहनशील पदार्थ क्या होगा? का अपूर्ण दहन होगा। यहाँ पर जो दहनशील पदार्थ है उसका कैसा दहन होगा? अपूर्ण दहन होगा। और यहाँ पर धुआं भी क्या होगी? अत्यधिक होगी, यानी धुआं का निर्माण जो होगा बहुत ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पर एक पदार्थ को जला रहे हैं, यहाँ पर मैग्नीशियम को, किसकी अनुपस्थिति में? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। और उपस्थित कौन है यहाँ पर? नाइट्रोजन। मैग्नीशियम को नाइट्रोजन की उपस्थिति में जला रहा है तो यहाँ पर बन रहा है मैग्नीशियम नाइट्राइड। ठीक है, Mg3N2। और यहाँ पर उष्मा बन रहा है, प्रकाश बन रहा है। लेकिन यहाँ पर जो धुआं है बच्चों, धुआं जो है वो ज़्यादा धुआं होगा। और बाकी उसके बाद यहाँ पर पीला तरह का जो होगा जलेगा, पीला तरह का, और अपूर्ण दहन होगा। ठीक है, ये सारा चीज़ याद रहेगा आपको। यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों? किसी को किसी भी प्रकार की परेशानी है यहाँ पर? तो आपको आई थिंक अच्छी तरह से सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और जो भी चैनल में नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम लोग आपके लिए अच्छा से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करा सकें आपको। और बाकी शेयर कीजिए अपने दोस्त यारों को भी, है ना बच्चों। आपको इस चैनल पर सारा चीज़, सारा सिलेबस को अच्छी तरह से समाप्त कराया जाएगा यहाँ पर। तो बस बच्चों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।